अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। सो अल्कोहल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इस तरह से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इसका मतलब क्या होता है, अगर OH ग्रुप, अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है OH, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर जो कार्बन से अटैच्ड है वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ पे R का मतलब है एनी अल्काइल ग्रुप। तो अगर सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है फर्स्ट कार्बन, अल्फा कार्बन, तो उसको हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं, यानी कि 1 डिग्री। लेकिन अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कार्बन से अटैच्ड है, यानी कि अल्फा कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर ये प्राइमरी अल्फा कार्बन जो OH से अटैच्ड है वो 3 कार्बन से अटैच है, अगर ये अल्फा कार्बन 3 कार्बन से अटैच है तो उसको हम कहते हैं टर्शरी अल्कोहल। तो ये सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन हुआ जिसमें ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और दूसरा क्लासिफिकेशन हम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कर सकते हैं। अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, यानी कि मिथेनॉल है ये, तो मिथेनॉल इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसका आप होमोलोगस सीरीज ले लो, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ये सारे मोनोहाइड्रिक है क्योंकि इसमें सिर्फ एक OH ग्रुप है। अगर ऐसे 2 OH ग्रुप है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसको हम कहते हैं डाइहाइड्रिक। इसका नाम आप लिख सकते हो इथेन 1,2 डायोल, और यह है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अगर 2 से ज्यादा OH ग्रुप है तो उसको हम 3 है तो ट्राइहाइड्रिक भी लिख सकते हैं, बट 2 से ज्यादा है तो आप पॉलीहाइड्रिक बोल सकते हो। फिर चाहे 3, 4, 5 कितने भी OH हो, आप उसको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बोल सकते हो। ये हो गया sp3 कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन। अब आगे देखते हैं, sp2 कार्बन से अगर OH अटैच है तो ये OH sp2 कार्बन से अटैच्ड है और इसका नाम लिखेंगे विनाइल अल्कोहल। CH2 डबल बॉन्ड CHOH ऐसा लिखा है, इसको हम विनाइल अल्कोहल कह सकते हैं। जिसका अगर IUPAC नेम लिखना है सो हम नंबरिंग यहां से करेंगे 1, 2। सो फर्स्ट कार्बन पे OH है, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इथिनॉल। इसमें लिखना जरूरी नहीं है इथ 1 इन ऑल, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड जो कार्बन पे है उसी पे OH आएगा, 2 ही कार्बन है। सो इथिनॉल ऐसा लिख सकते हैं इसका IUPAC नेम। नेक्स्ट, ये जो है इसमें OH sp3 कार्बन से अटैच्ड है। मॉलिक्यूल में 2 sp2 कार्बन है, बट उसके साथ OH का अटैचमेंट नहीं है, उसके एडजेसेंट कार्बन पे OH है जो sp3 कार्बन है, तो इसका नाम है एलाइल अल्कोहल। और IUPAC नेम इसका लिखना है तो हम नंबरिंग यहां से देंगे, OH को ज्यादा प्रेफरेंस होता है, तो इसका नाम आएगा, ये प्रोपीन है जिसमें सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम आप लिख सकते हो प्रोप-2-इन। अब आप बोलोगे सर इन में ENE होता है, लेकिन पीछे ऑल लगाना है तो इसलिए वो E हम रिमूव करते हैं, तो इसका नाम आएगा प्रोप-2-इन, मतलब प्रोपिन 1-ऑल। सो प्रोप-2-इन 1-ऑल, ये हो गया इसका नाम। तो ये sp3 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है। एक और sp3 कार्बन का एग्जाम्पल है, लेकिन वो खुद बेंजाइल है। बेंजीन पे डायरेक्ट OH होगा तो उसको फिनॉल कहते हैं। यहाँ पे बेंजीन पे OH नहीं है, बेंजीन पे एक CH2 ग्रुप है और वो CH2 पे OH है, तो ये अल्कोहल का ही एग्जाम्पल है, बट इसको कहेंगे बेंजाइल अल्कोहल। बेंजीन पे जब CH2 ग्रुप है तो इसका नाम है बेंजाइल, तो ये बेंजाइल अल्कोहल है जिसमें OH sp3 कार्बन से अटैच्ड है। तो ये अल्कोहल का क्लासिफिकेशन हुआ। अब देखते हैं फिनॉल। तो बेंजीन पे अगर OH है तो उसको हम कहते हैं फिनॉल। ये OH sp2 कार्बन से अटैच है। बेंजीन में हर एक कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड। कहा गया, ये बेंजाइल अल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट सकता है इजीली। फिनॉल में जो कार्बन और OH के बीच में बॉन्ड है वो इजीली नहीं टूट सकता, क्योंकि वहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो रेजोनेंस की वजह से भी स्टेबिलिटी मिलता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड लेंथ भी कम है, तो उसकी वजह से वो बॉन्ड इजीली नहीं टूटता, तो यह है फिनॉल। अब अगर बेंजीन पे 2 OH है तो ऑर्थो पोजीशन पे जब है तो उसको कैटेचोल कहते हैं,
या कैटेकोल बोल सकते हो, ठीक है। स्पेलिंग याद रखना है। देखो आप साइंस में ऐसा बोलते हो स्पेलिंग मिस्टेक चलेगा, बट जहां पे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात है, जहां पे नेम लिखने हैं कंपाउंड्स के, वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चलेगा। तो आपको स्पेलिंग ये याद रखना है, ये इजीली याद रहे इसलिए मैं क्या बोलता हूं इसको, देखो कैटेचोल ऐसा बोलोगे तो स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होगा। आप कैटेकोल बोलेगे तो क्या होगा, सोचोगे सर CATEKOL होगा, आपको लिखना है CHOL। सो कैटेचोल बोलो, पता चले आपको स्पेलिंग क्या लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट रिसोर्सिनॉल, मतलब मेटा पोजीशन पे दोनों OH है, फर्स्ट OH के मेटा पोजीशन पे सेकेंड OH है, तो इसको कहते हैं रिसोर्सिनॉल। और लास्ट है क्विनोल, मतलब पैरा पोजीशन पे सेकेंड OH है। अब इसके अगर आईयूपीएसी नेम लिखने हैं तो ऐसा लिख सकते हैं बेंजीन 1,2 डायोल, बेंजीन 1,3 डायोल, बेंजीन 1,4 डायोल, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है, तो इसका कॉमन नेम है ऑर्थोक्रेसोल, बट आईयूपीएसी नेम में हम लिखेंगे 2 मिथाइल फिनोल। इसी तरह यहां आईयूपीएसी नेम लिखना है तो 3 मिथाइल फिनोल, और यहां पे लिखना है तो 4 मिथाइल फिनोल, बट कॉमन नेम लिखेंगे ऑर्थोक्रेसोल, मेटाक्रेसोल, पैराक्रेसोल। तो इस तरह से अल्कोहल का और फिनोल का हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब देखते हैं ईथर क्या होते हैं। अगर दो अल्काइल ग्रुप के बीच में एक ऑक्सीजन है तो उसको कहते हैं ईथर, यानी कि ऐसा होगा ROR। अब जरूरी नहीं है कि ये दोनों R सिमिलर हो, जरूरी नहीं है कि ये दोनों R अल्काइल हो, इट कैन बी एराइल, वो अल्काइल या एराइल हो सकता है। एग्जाम्पल देखो CH3 अल्काइल है, CH3 अल्काइल है, दोनों सेम है, तो इसका नाम मिथॉक्सीमीथेन लिखा। किसी एक को आप ऑक्सीजन के साथ लिखो CH3O मतलब मिथॉक्सी, और दूसरा हो गया रूट वर्ड मिथेन। अच्छा, जब आपके पास ऑक्सीजन के दोनों तरफ डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन है, एक तरफ 1 कार्बन एक तरफ 2 कार्बन, तब आप नाम कैसे लिखोगे, तो जिस तरफ कम कार्बन है उसको फंक्शनल ग्रुप बना दो, जिसमें कम कार्बन है उसको ऑक्सीजन के साथ आप ले लोगे मिथॉक्सी, और लॉन्ग कार्बन को आप बनाओगे चेन, लॉन्ग चेन। तो ये मिथॉक्सी है और ये इथेन है, ठीक है। तो मिथॉक्सी इज अ फंक्शनल ग्रुप, इथेन इज अ लॉन्ग चेन, इस तरह से आप नाम लिखोगे। लेकिन अगर बेंजीन होगा तो नाम कैसे लिखोगे, सो बेंजीन ऑक्सीजन CH3 ऐसा है, सो जो शॉर्टर चेन है उसको आप ले लोगे फंक्शनल ग्रुप मिथॉक्सी, और ये लॉन्ग चेन है तो हो गया बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। अच्छा, दोनों तरफ बेंजीन है तो क्या लिखोगे, किसी एक को ले लोगे ऑक्सीजन के साथ एज अ फंक्शनल ग्रुप, फिनॉक्सी बोलना है इसको, बेंजोक्सी नहीं बोलोगे, ठीक है। क्या बोलोगे, फिनॉक्सी। तो फिनॉक्सी और फिर ये क्या है, बेंजीन। तो इस तरह से आपको ईथर के भी नेम्स पता चलने चाहिए। 2 तरह के ईथर होते हैं, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, ठीक है। अब देखते हैं आईयूपीएसी नेम कैसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने पहले सिंपल एग्जांपल दिया है एक, इसमें देखो ये लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन आपने सिलेक्ट किया, 4 कार्बन वाला लॉन्ग चेन, और नंबरिंग देना है तो फंक्शनल ग्रुप को लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। सो हमने लिख दिया ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन में से E निकाल दिया। क्यों E निकाल दिया, क्योंकि पीछे ऑल लगाना है ना, हमें पीछे सफिक्स लगाना है तो E निकल जाएगा। लेकिन अगर डबल हो गए तो, जैसे यहाँ पे 2 OH है, तो इसका नाम लिखते वक्त ध्यान रखना, इसमें E नहीं निकालोगे, इसमें लिखोगे इथेन 1,2 डायोल, क्योंकि अब ये सफिक्स इसके साथ ज्वाइंट नहीं होगा, इथेन और डायोल अलग है। सो तब आप E रिमूव नहीं करोगे, डायोल ट्रायोल ऐसा लिखना है तो आप इथेन प्रोपेन ब्यूटेन उसमें से E रिमूव नहीं करोगे। लेकिन सिर्फ मोनोहाइड्रिक होगा तो आपको E रिमूव करना है। ये कुछ रूल्स है जो मैंने आपको जीओसी में समझाए थे, तो अगर नहीं देखा है वीडियो तो एक बार जीओसी फिर से देख लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये कंपाउंड में लॉन्ग चेन है 3 कार्बन वाला, नेमिंग आप कहां से दोगे, यहां से दोगे तो इसको 3 नंबर मिलेगा। डबल बॉन्ड और OH में प्रेफरेंस OH को है, ये भी मैंने आपको जीओसी के नोमेनक्लेचर में कराया है। तो OH गेट्स फर्स्ट प्रेफरेंस, सो नंबरिंग वहां से होगा। तो इसमें प्रोप टू इन, प्रोप फिर इन, प्रोपिन, पीछे ऑल लगाना है तो ENE में से E निकाल दिया। सो प्रोप टू इन, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड, फर्स्ट कार्बन पे OH है तो 1 ऑल, इस तरह से आपको नेम लिखना है।
अभी नेक्स्ट है साइक्लिक कंपाउंड, तो इसका नेम देखो इस तरह 1 2 3 4 5 इस तरह नंबरिंग दे दिया। क्यों? लोएस्ट लोकेंट आपको देखना है, यहां से देते तो 1 2 3 4 5 1 3 5 आता, यहां से दिया तो 1 2 4 आया, सो दैट इज लोएस्ट लोकेंट। क्या नाम आएगा इसका? सेकेंड और 4 पे मिथाइल है तो 2,4 डाइमिथाइल है ना, 2,4 डाइमिथाइल। फिर OH कहां पे है? फर्स्ट कार्बन पे, वो लिखना नहीं है। मेन ग्रुप आपने उसको बोला तो फर्स्ट कार्बन ही होगा ना, वो अमिताभ बच्चन है, हम जहां खड़े हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, तो OH से लाइन शुरू हुआ, सो क्या नाम देंगे? 2,4 डाइमिथाइल, फिर साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है, उसके बाद ऑल, तो OH के लिए ऑल लिखा। अब देखिए पेंटेन और ऑल के बीच में ई नहीं है, वो हमने रिमूव किया। जब आपको एक सफिक्स लगाना है तो लास्ट में से ई रिमूव करते हैं, इसलिए यहां से भी ई रिमूव करना है, याद रखो ये। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? ये तो ईथर है, सो ईथर है, कोई बात नहीं। लॉन्ग चेन कौन सा है? देखो ये हो गया लॉन्ग चेन। ईथर मतलब एल्कोक्सी, ईथर मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम एल्कोक्सी लिखते हैं, तो यहां पे वो एल्कोक्सी कौन सा है? ये 2 कार्बन वाला एल्कोक्सी मतलब इथॉक्सी, और वो कौन से कार्बन पे है? 1 2 3 4 सेकेंड कार्बन पे है, तो आप नाम लिखोगे 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। लॉन्ग चेन 4 कार्बन के तो ब्यूटेन, और इथॉक्सी सेकेंड कार्बन पे है, सो 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। इस तरह आप ईथर का नाम लिख सकते हो। अब देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है उसमें ईथर कैसे होगा। जैसे बेंजीन में OCH3 है तो इसको कहते हैं एनिसोल, इसका नाम है एनिसोल। मिथॉक्सी बेंजीन को एनिसोल लिख सकते हो, तो एनिसोल के 3rd कार्बन पे ब्रोमो है, सो 3 ब्रोमो एनिसोल, ऐसा आप नाम लिख सकते हो। उसी तरह अगर OCH2CH3 है बेंजीन पे तो इसको कहते हैं फेनिटोल, और फेनिटोल के 4th कार्बन पे मिथाइल है, सो 4 मिथाइल फेनिटोल, ये हो गया उसका IUPAC नेम। ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाया मैंने नोमेनक्लेचर का यहाँ पे, क्योंकि GOC चैप्टर में मैंने आपको बहुत टाइम दिया था नोमेनक्लेचर सिखाने के लिए, तो अगर आपको नोमेनक्लेचर में डाउट है तो GOC एक बार देख लो, उसके बाद फिर से आप ये वीडियोस चालू करो। तो अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला रिएजेंट हम लेते हैं एल्किन। सो एल्किन में जब हम एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करते हैं, एसिड कैटालाइज्ड मतलब H+ की प्रेजेंस में जब हम हाइड्रेशन करते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन एक कार्बन पे जाएगा और OH दूसरे कार्बन पे जाएगा, तो इस तरह से हमें अल्कोहल मिलेगा। एक कार्बन पे OH आ गया तो इसको हम अल्कोहल कहते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल लिया है प्रोपिन का। तो प्रोपिन में ये जो डबल बॉन्ड है वो 2 कार्बन के बीच में है, जब उसका एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन होगा तो H कौन से कार्बन पे जाएगा? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल आपको H वो कार्बन पे ऐड करना है जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन हो, मतलब यहां नहीं आना चाहिए, वो आएगा यहां पे। मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है? हाइड्रोजन ऐसे कार्बन पे अटैच होगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, सो OH अटैच होगा वहां पे जहां कम हाइड्रोजन है, सो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसका नाम होगा प्रोपेन टू ऑल। जब एसिमेट्रिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिए हैं और उसका हाइड्रेशन करते हैं तब आपको यह बात याद रखनी है, हाइड्रोजन ऐसे कार्बन पे जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, या आप सिंपली ऐसा कहो कि हाइड्रेशन इस तरह से करना है कि ज्यादा अल्काइल ग्रुप वाला प्रोडक्ट मिले। इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है, अगर आप हाइड्रोजन अंदर रखते, OH बाहर रखते तो सिर्फ एक मिथाइल वाला आपको प्रोडक्ट मिलता। ये प्रोडक्ट में 2 मिथाइल ग्रुप्स है तो ये ज्यादा स्टेबल है। प्रोपेन टू ऑल ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू प्रोपेन वन ऑल, अगर हम मार्कोनिकोफ एडिशन करते हैं तो। अब देखते हैं एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन। जब हम हाइड्रोबोरेशन करते हैं, मतलब बोरेन की प्रेजेंस में, अभी देखो BH2H ऐसा मैंने इसलिए लिखा है कि रिएक्शन में समझा पाओ आपको। जनरली ये है BH3, ये BH3 है और वो 2 टाइम्स है, मतलब ये B2H6 है, जिसको हम बोरेन बोल सकते हैं या डाई बोरेन भी बोल सकते हैं। इसमें से एक हाइड्रोजन अंदर वाले कार्बन पे जाएगा, ठीक है,
और BH2 बाहर वाले कार्बन के साथ अटैच होगा। आप ऐसा समझ सकते हो कि जो कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां BH2 अटैच होगा, जो कार्बन पे कम हाइड्रोजन है वहां हाइड्रोजन अटैच होगा। सो देखो प्रोडक्ट कम हाइड्रोजन पे, जो कार्बन पे कम हाइड्रोजन है वहां हाइड्रोजन आया और बाहर की तरफ BH2 अटैच हुआ। अब इसका वापस रिएक्शन प्रोपेन के साथ होगा। सो ये BH2 में से एक और हाइड्रोजन अंदर आएगा और बोरॉन का अटैचमेंट ये कार्बन के साथ होगा। मतलब ये जो एक लॉन्ग चेन है उसकी जगह अभी बोरॉन के साथ 2 लॉन्ग चेन होगी और एक हाइड्रोजन अंदर शिफ्ट हुआ यहाँ पे। सो देखो ये 2 बार लिख दिया हमने। एक और बार अगर प्रोपिन ऐड किया तो फिर से एक हाइड्रोजन बोरेन के पास है, वो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के तो तोड़ के अंदर वाले कार्बन पे जाएगा और ये CH2 बोरॉन के साथ अटैच होगा। सो 3 लॉन्ग चेन्स अटैच हो गई बोरॉन के साथ। तो इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हो कुछ इस तरह से कि एक बोरॉन के साथ 3 लॉन्ग चेन अटैच हो गई। आप यहाँ पे लिख सकते हो CH2 CH2 CH3, उसी तरह यहाँ पे भी लिख सकते हो CH2 CH2 CH3 और यहाँ पे भी लिख सकते हो CH2 CH2 CH3। तो इस तरह से ये 3 लॉन्ग चेन्स, प्रोपाइल चेन्स बोरॉन के साथ है। अब अगर इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बोरॉन के साथ 3 OH अटैच होंगे जिसको कहते हैं बोरिक एसिड। ये एक्चुअली H3BO3 है। H3BO3 मतलब बोरिक एसिड। और CH3 CH2 CH2 ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे प्रोपेनॉल के फॉर्म में। तो इसका नाम आपको लिखना है तो आप लिखोगे प्रोपेन 1-ऑल। सो ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट हुआ क्योंकि इसमें OH कहां पे ऐड हुआ, देखो OH ऐड हुआ बाहर वाले कार्बन पे, तो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है ये, याद रखना है ये। और ये जो प्रोडक्ट मिला प्रोपेन 2-ऑल वो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है। सो इस तरह से हम एल्कीन में से अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको प्रोपिन में से प्रोपेन 2-ऑल पूछा है तो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करोगे, और अगर प्रोपेन 1-ऑल पूछा है तो आप बोरेन ऐड करोगे BH3 ट्वाइस, ठीक है, वो ऐड करोगे। 3 स्टेप्स के बाद आपको मिलेगा प्रोपेन 1-ऑल। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है और ये मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स में से आपको पूछते हैं अल्कोहल का प्रिपरेशन, तो कार्बोनिल कंपाउंड 3 तरह के होते हैं, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर एल्डिहाइड का आप रिडक्शन करते हो तो आपको प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा। से फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे H लिख दो, मतलब मिथेनॉल, तो मिथेनॉल में से मिलेगा मिथेनॉल। अगर आपने यहाँ CH3 लिखा तो CH3CHO मतलब इथेनॉल, उसमें से आपको क्या मिलेगा CH3CH2OH। सो ये हाइड्रोजन का काम है पैलेडियम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होता है RCH डबल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड को तोड़ना है। ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड को तोड़ के कार्बन पे एक हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन आएगा, इस तरह से इथेनॉल मिलेगा या मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऐसा प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। अगर कीटोन है तो उसमें भी ऐसा ही होगा, NaBH4, ये कैटालिस्ट की प्रेजेंस में क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये कार्बन पे एक हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन आएगा, तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। सो याद रखना, नॉर्मल रिडक्शन से एल्डिहाइड में से प्राइमरी अल्कोहल बनेगा और कीटोन में से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है तो क्या होगा, तो हम कैटालिस्ट लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन की जगह पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। सिर्फ इतना ही करना है, R C डबल बॉन्ड O OH ऐसा होता है, ये डबल बॉन्ड O रिमूव कर देना है, उसकी जगह H2 रख दोगे तो बन गया अल्कोहल। सो कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी अल्कोहल मिला। अगर आपके पास इथेनोइक एसिड है तो आपको इथेनॉल मिलेगा, अगर प्रोपेनोइक एसिड है तो प्रोपेनॉल मिलेगा। अब ये है एस्टर, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये सॉल्ट है एस्टर। तो यहाँ पे R डैश क्या है वो अभी आपको नहीं पता, इट कैन बी CH3, इट कैन बी CH3CH2, ठीक है,
जो भी हो यहाँ पे हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, तो यहां से बॉन्ड टूटेगा इस तरह से। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन यहां अटैच होगा, किस तरह देखो, RCH2OH। ध्यान देना कैसे, ये R C डबल बॉन्ड O है और ये OR डैश है, ये बॉन्ड सपोज टूट गया। अब ये कार्बन पे एक हाइड्रोजन आएगा, फिर डबल बॉन्ड टूटेगा तो वापस एक हाइड्रोजन आएगा और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे आएगा, तो RCH2OH ये बन गया, और R-O पे एक हाइड्रोजन आएगा तो R-OH। इस तरह से हमें दो डिफरेंट अल्कोहल मिले। अगर ये मिथाइल इथेनोएट है तो हमें इथेनॉल और मिथेनॉल मिलेंगे। अगर ये इथाइल इथेनोएट है तो हमें इथेनॉल प्लस इथेनॉल मिलेगा। सो इट डिपेंड्स R और R- क्या है, उस हिसाब से हमें अल्कोहल्स मिलेंगे। सो याद रखिए, रिडक्शन करने से कार्बोनिल कंपाउंड में से हमें अल्कोहल मिलेगा, एल्डिहाइड में से मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन में से मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल, और कार्बोक्सिलिक एसिड में से हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। अब देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किस तरह से हमें मिल सकता है अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी RMgX, जहां R का मतलब अल्काइल या एराइल ग्रुप है और X का मतलब हेलोजन है। तो ये जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करे, अब कार्बोनिल कंपाउंड अल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। R अगर दोनों हाइड्रोजन है तो वो अल्डिहाइड है, अगर एक हाइड्रोजन एक अल्काइल ग्रुप है तो भी वो अल्डिहाइड है, अगर दोनों अल्काइल ग्रुप है तो वो कीटोन है। सो अगर कोई भी कार्बोनिल ग्रुप लेंगे, उसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन होता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से अल्काइल ग्रुप कार्बन से अटैच होगा और मैग्नीशियम हैलाइड ऑक्सीजन से अटैच होगा, तो हमें ये बीच वाला इंटरमीडिएट मिलेगा, ये ठीक है। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R- कार्बोनिल के कार्बन से अटैच हो गया, यहां पे आ गया, देखो ये R- यहां आ गया, और मैग्नीशियम हैलाइड ऑक्सीजन से अटैच हो गया कार्बोनिल के ऑक्सीजन से, तो डबल बॉन्ड टूट गया। अब जब इसमें हम वाटर ऐड करते हैं तो यहां से बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटेगा, तो ऑक्सीजन पे कौन आएगा, पानी में से हाइड्रोजन, और मैग्नीशियम पे कौन जाएगा, OH, तो MgOHX ये हो गया बाय प्रोडक्ट, और ये ऑक्सीजन पे H आएगा, तो कार्बन पे R पहले से है और ऑक्सीजन पे H आ गया, तो ये है हमारा अल्कोहल। बट ये अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, कैसे पता चलेगा? सो याद रखिए, अगर ये दोनों R हाइड्रोजन है मतलब ये मिथेनॉल है, तो मिथेनॉल में से मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। मिथेनॉल विथ एनी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, R- अभी मैंने यहां पे लिया है मिथाइल, ये मिथाइल का मतलब है R-। आप इसकी जगह कोई भी कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल ले लो, मिथेनॉल में से प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से। अगर आप लेते हो इथेनॉल CH3CHO, इथेनॉल मतलब एक RCH3 रख दिया और एक R-H रख दिया, तो इथेनॉल लिया है तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, या कोई भी एल्डिहाइड। मिथेनॉल के अलावा आप कोई भी हायर एल्डिहाइड ले लो, चाहे आप इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, कोई भी एल्डिहाइड ले लो, उसका रिडक्शन करोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल ही मिलेगा। और अगर दोनों R कोई अल्काइल ग्रुप है, फिर चाहे वो एसीटोन है, ब्यूटेनोन है, पेंटेनोन है, कोई भी कीटोन है, उसमें जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करोगे, चाहे वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R कुछ भी हो, इट कैन बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, एराइल, कोई भी R हो यहाँ पे, बट कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होगा तो आपको टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। फिर से एक बार समझ लो, अगर मिथेनॉल है तो प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा, दूसरा कोई भी एल्डिहाइड है तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, और कोई भी कीटोन है तो टर्सरी अल्कोहल मिलेगा। ये लास्ट कंक्लूजन है, याद रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हो तो मिथेनॉल में से मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल, इथेनॉल या कोई भी हायर एल्डिहाइड में से मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन में से मिलेगा टर्सरी अल्कोहल।
तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन अल्काइल हैलाइड में से। तो अल्काइल हैलाइड में R यहाँ पे है अल्काइल, इट कैन बी CH3, CH3, CH2, मतलब ऐसा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ऐसा आप ले सकते हो। तो ये अल्काइल और हैलाइड में आप क्लोरीन या ब्रोमीन ले सकते हो। इसका रिएक्शन जब एक्वियस KOH के साथ होगा, याद रखिएगा अल्कोहलिक नहीं लेना है, एक्वियस KOH लेना है, तो सब्स्टिट्यूशन होगा, हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा OH से, तो OH आएगा हैलोजन की जगह पे और अल्कोहल मिलेगा। अगर आप अल्कोहलिक KOH लोगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा जिसकी वजह से एल्किन मिल सकता है। सो यहाँ पे हमें एक्वियस अल्कोहल लेना है, एक्वियस KOH लेना है। और एलिमिनेशन ना हो इसलिए टू अवॉइड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब एलिमिनेशन अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे मोइस्ट Ag2O ये ऐड करेंगे जो एज ए अल्कली रिएक्ट करेगा, सिल्वर ऑक्साइड ऐड करते हैं, जिससे क्या होगा, इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं होगा, सो एल्किन नहीं मिलेगा और अल्कोहल ही मिलेगा। सो ये याद रखिए। और अगर बात करें इसका रिएक्टिविटी, अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी क्या है, तो हैलाइड अगर आयोडाइड होगा तो मोस्ट रिएक्टिव है, फिर ब्रोमाइड और फिर क्लोराइड का रिएक्टिविटी सबसे कम है। अगर बात करें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड की, तो उसमें टर्सरी अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर आएगा सेकेंडरी और लास्ट में आएगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर भी याद रखो आप। नेक्स्ट देखते हैं प्रिपरेशन फ्रॉम ईथर। तो ईथर का हाइड्रोलिसिस करने से हमें मिलता है अल्कोहल। कैसे, तो ROR ऐसा लिखा और उसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। अब H2O का मतलब आपको लेना है HOH। सो अगर ये बॉन्ड यहां से टूटा तो उसके साथ कौन अटैच होगा, OH, और ऑक्सीजन के साथ कौन अटैच होगा, H। तो इस तरह से दो अल्कोहल मिलेंगे, एक ईथर में से दो अल्कोहल मिलेंगे। अगर ये सिमेट्रिक इथेन है जैसे मिथॉक्सी मीथेन, तो दो मिथेनॉल मिलेंगे। अगर यह है मिथॉक्सी इथेन तो मिथेनॉल प्लस इथेनॉल ऐसे हमें मिक्सचर मिलेंगे। तो ईथर में से अल्कोहल बन सकता है हाइड्रोलिसिस करने से। और नेक्स्ट है प्राइमरी एमाइन में से। तो प्राइमरी एमाइन में से किस तरह अल्कोहल बनेगा, उसके लिए हम उसमें ऐड करेंगे NaNO2 और HCl का मिक्सचर, सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर ऐड करेंगे जो फ्रेश नाइट्रस एसिड बनाएगा HNO2, जिसको आप ऐसा लिख सकते हो HONO। तो ये बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड जब टूटता है तो नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन के साथ N2 रिलीज करेगा, ऑक्सीजन ये H2 के साथ पानी रिलीज करेगा और ये OH कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से अल्कोहल मिलेगा। याद रखना HNO2 में से किस तरह अल्कोहल मिला, N2 और वाटर होगा बाय प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट होगा अल्कोहल। लेकिन ये रिएक्शन मिथाइल एमाइन से नहीं हो सकता। मिथाइल एमाइन मिथेनॉल प्रोड्यूस नहीं करता ये रिएक्शन से, क्योंकि जब उसमें HNO2 ऐड करते हैं तो मिथाइल एमाइन कन्वर्ट हो जाता है ईथर और CH3ONO मतलब नाइट्रेटोमीथेन में। सो ये दो प्रोडक्ट मिलते हैं इंस्टेड ऑफ मिथेनॉल। सो याद रखिए प्राइमरी एमाइन में हम रिएक्शन इथाइल एमाइन से कर सकते हैं। इथाइल एमाइन, प्रोपाइल एमाइन, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिथाइल एमाइन को अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो MCQs यहां से बनते हैं। ऐसे जो एक्सेप्शंस है उसमें से MCQ आते हैं। आपको ऐसा पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी एमाइन विल नॉट प्रोड्यूस अल्कोहल बाय नाइट्रस एसिड। HNO2 से अल्कोहल कौन से रिएक्शन में, रिएजेंट से नहीं बनेगा, तो प्राइमरी एमाइन से नहीं बनता। ओके, तो ये था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला रिएजेंट मैंने लिया है क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन में से किस तरह से होगा, तो वैसे तो ये रिएक्शन सिंपल नहीं है, इट इज वेरी हार्ड। रिएक्शन कंडीशन हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखा है। 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तब जाके ये सब्स्टिट्यूशन होगा। ये जो सब्स्टिट्यूशन है Cl- को रिमूव करके वहां पे OH रखना, इसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये सब्स्टिट्यूशन इतना इजी नहीं है। ये Cl पहले रिमूव करना होगा,
तो H के साथ वो रिलीज होगा और ONA सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। ONA जब बेंजीन पे है तब इसको कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, लेकिन ये एसिड की प्रेजेंस में इजीली फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। जब एसिड आता है तो उसका H+ सोडियम को रिप्लेस करता है और हमें फिनॉल मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्लोरोबेंजीन में से फिनॉल बना सकते हैं, जिसको डाउ प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे जनरली हम 10%, 8 to 10% NaOH का सॉल्यूशन यूज करते हैं। अब देखते हैं बेंजीन में से कैसे बनेगा। तो बेंजीन में जब हम ओलियम ऐड करते हैं, यानी कि H2S2O7, फ्यूमिंग H2SO4 ऐसा भी बोल सकते हो, तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को ओलियम कहते हैं। वो जब ऐड करते हैं तो पहले बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में फ्यूजन करना है, तो वो फ्यूजन करने से सेकेंड स्टेप में H+ ऐड करने से फिनॉल बनेगा। पहला स्टेप आपको बताया, NaOH ऐड करेंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर उसमें जब एसिड ऐड करेंगे तो फिनॉल मिलेगा। तो इस तरह से हम फिनॉल बेंजीन में से बना सकते हैं। या अगर पूछा बेंजीन सल्फोनिक एसिड में से फिनॉल कैसे बनता है, तो डायरेक्टली आप ये लिखो। ठीक है, इसमें भी 2 रिएक्शंस है, पहले NaOH ऐड करोगे, सेकेंड स्टेप में एसिड ऐड करोगे। थर्ड देखते हैं एनिलीन में से। एनिलीन में से कैसे बनेगा, तो पहले हम एनिलीन में से बनाते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। कैसे, सोडियम नाइट्राइट और HCl का मिक्सचर जब हम एनिलीन में ऐड करते हैं एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर देखो 273 to 278 केल्विन, मतलब 0 to 5 डिग्री सेल्सियस हुआ। उतना कम टेम्परेचर है, मतलब कोल्ड कंडीशन में हम रिएक्शन करेंगे, तो ये दोनों पहले बनाएंगे HNO2, जिसकी मदद से एनिलीन कन्वर्ट होगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में। उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मिलेगा फिनॉल। तो यहाँ पे हमें फिनॉल मिल गया, बाय प्रोडक्ट्स N2 और HCl रिलीज हो जाते हैं, तो हमें एनिलीन में से भी फिनॉल मिल सकता है। फोर्थ प्रोसेस है क्यूमिन प्रोसेस, क्योंकि ये रिएक्शन स्टार्ट होता है क्यूमिन से। क्यूमिन का मतलब है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमिन कहते हैं। इसको जब हम एयर की प्रेजेंस में रखते हैं तो एयर खुद रिएक्ट कर लेता है क्यूमिन के साथ, और ये जो CH है इसके बीच में बन जाता है पेरोक्साइड। सो इसका नाम है क्यूमिन पेरोक्साइड। अब ये क्यूमिन पेरोक्साइड जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो इतना मॉलिक्यूल एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है, CH3COCH3, जिसको हम बोलते हैं एसीटोन। तो एसीटोन इस तरह से रिलीज हो गया, जो बाय प्रोडक्ट है और उसको हम अलग से बेच सकते हैं। ठीक है, तो एसीटोन मिला और ये OH अटैच हो जाता है बेंजीन रिंग से, सो फिनॉल मिल गया। तो इसको कहते हैं क्यूमिन प्रोसेस। सो याद रखो, हमें फिनॉल कहाँ से मिल सकता है, क्लोरोबेंजीन में से, बेंजीन या बेंजीन सल्फोनिक एसिड में से, एनिलीन या बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में से, और सबसे लास्ट क्यूमिन में से, मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन में से भी फिनॉल मिल सकता है। तो इस तरह हम फिनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज। तो अल्कोहल की प्रॉपर्टीज पहले देख लो। इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो मिथेनॉल, इथेनॉल ये वाटर सॉल्युबल है, क्योंकि वो पोलर सॉल्यूशंस है, OH की वजह से उसमें पोलैरिटी है। अब अगर OH ग्रुप इंक्रीज होंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, बट अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन। जैसे पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ऑक्टेनॉल वो डिसॉल्व नहीं होते पानी में, बट अगर नंबर ऑफ OH इंक्रीज करो, मिथेनॉल है, उसके बाद आप बोलोगे सर इथेन डायोल है, फिर बोलोगे प्रोपेन ट्रायोल है। सो नंबर ऑफ OH अगर इंक्रीज होते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि पोलैरिटी इंक्रीज होती है। और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, बट ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। सो बॉइलिंग पॉइंट के लिए ये दोनों पॉइंट याद रखो। और अगर अल्कोहल को अल्केन से कंपेयर करो तो अल्केन की कंपेयर में यहाँ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है अल्कोहल का, क्योंकि यहाँ पे बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल में OH की प्रेजेंस है, फिनॉल में और अल्कोहल में OH की प्रेजेंस है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। सॉल्युबिलिटी भी वाटर में क्यों इंक्रीज होता है, क्यों ज्यादा है सॉल्युबिलिटी अल्कोहल का, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के साथ। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। सो फिनॉल में जो ये H है वो रिलीज हो सकता है,
इसलिए वो वीक एसिड है। फिनॉल इज अ वीक एसिड। अल्कोहल उतना एसिडिक नहीं है, लेकिन फिनॉल एसिडिक है क्योंकि ये H रिलीज हो सकता है, इसीलिए उसका नाम है कार्बोलिक एसिड। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। और दूसरा प्रॉपर्टी याद रखो इसका कि इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड वो बना सकता है। फिनॉल खुद के साथ भी बना सकता है। एक फिनॉल दूसरे फिनॉल के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उसको हम क्या कहेंगे? इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसा वो वाटर के साथ भी बना सकता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन और H है। सो फिनॉल कैन फॉर्म इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स लाइक अल्कोहल। तो ये भी वाटर में थोड़ा सॉल्युबल है, बट अल्कोहल की कंपेयर में बहुत कम सॉल्युबल है क्योंकि उसमें बेंजीन रिंग है ना, जिसकी वजह से नॉन पोलर नेचर इंक्रीज होता है। सो अल्कोहल की कंपेयर में सॉल्युबिलिटी बहुत कम। ठीक है, सो याद रखो आप यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज है, एक है एसिडिक प्रॉपर्टी और दूसरा आप सॉल्युबिलिटी की बात कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, जिसमें सबसे पहला रिएक्शन देखते हैं क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जब बॉन्ड टूटता है तो क्या रिएक्शंस होता है। सो पहला जो रिएक्शन है वो प्रूव करेगा एसिडिक नेचर। अल्कोहल और फिनॉल का एसिडिक नेचर प्रूव होता है OH बॉन्ड जब टूटता है। जैसे अगर अल्कोहल में हम सोडियम ऐड करेंगे तो वो हाइड्रोजन रिलीज करेगा। देखो, तो सोडियम रिएक्ट होगा अल्कोहल के साथ तो सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा। ये H बॉन्ड टूटेगा और सोडियम वहां अटैच हो गया। मतलब ये हुआ कि अल्कोहल में एसिडिक प्रॉपर्टी है। उसी तरह फिनॉल जब रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और सोडियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। मतलब फिनॉल भी एसिडिक है। H+ दोनों में रिलीज हुआ, H2 में कन्वर्ट हुआ, मतलब दोनों एसिडिक है। बट ये एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करेंगे? तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे हमने सबसे ज्यादा एसिडिक रखे हैं, उससे कम एसिडिक है कार्बोनिक एसिड H2CO3, उससे भी कम एसिडिक है फिनॉल। सो हम बोल सकते हैं फिनॉल है वीक एसिड। एसिडिक है लेकिन वीक एसिड है। और उससे कम एसिडिक है वाटर। आपको पता है वाटर जब दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करे तो वो H3O+ बनाता है और OH- बनाता है, तो इसका कंसेंट्रेशन होता है 10⁻⁻⁷। सो बहुत ही कम एसिडिक है ये। H2O भी एसिडिक है बट फिनॉल से भी कम है, बट अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है। तो अल्कोहल कम एसिडिक है, उसका रीजन क्या है कि उस पे प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होंगे उतना एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। रीजन है उसका +I इफेक्ट। दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो वो +I इफेक्ट दिखाते हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से, जिसकी वजह से पोलैरिटी डिक्रीज होगी। OH बॉन्ड की पोलैरिटी डिक्रीज होगी, मतलब ये ज्यादा आयोनिक बनेंगे तो H को रिलीज नहीं करेंगे। टर्शरी अल्कोहल H को रिलीज नहीं करता, सो सबसे वीक एसिड है। तो पूरा ऑर्डर आप देख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कार्बोनिक एसिड, फिर फिनॉल, फिर वाटर और लास्ट में आएंगे अल्कोहल, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिक स्ट्रेंथ है। रीजन है +I इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो जितनी +I इफेक्ट ज्यादा उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे ज्यादा होगा, उतना उसका पोलैरिटी कम होगा, तो वो OH रिलीज नहीं करेंगे, मतलब वो कम एसिडिक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा। जैसे ये नाइट्रो ग्रुप देखो, फिनॉल पे 3 नाइट्रो ग्रुप्स है तो वो हाईली एसिडिक हो गया, पिक्रिक एसिड। ठीक है, नाम भी उसका एसिड है, देखो पिक्रिक एसिड। सो वो H इजीली रिलीज करेगा। लेकिन अगर सिर्फ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है तो पिक्रिक एसिड से कम एसिडिक है, और फिनॉल नाइट्रोफिनॉल से भी कम एसिडिक है, क्योंकि फिनॉल पे एक भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखाते हैं -I इफेक्ट, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा और पोलैरिटी इंक्रीज होता है, तो ये पिक्रिक एसिड H इजीली रिलीज करता है। सो क्या याद रखना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा।
तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, फिनॉल के बाद मेटाक्रेसोल, पैराक्रेसोल और ऑर्थोक्रेसोल। सो यहां पे आप देखो तो क्रेसोल का मतलब है मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है फिनॉल पे, और मिथाइल कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। तो इसमें मेटा, पैरा, ऑर्थो ऐसा ऑर्डर क्यों लिखा है वो आप समझ लो। ऑर्थो पैरा की कंपेयर में मेटा में जो ये प्लस आई इफेक्ट है वो तो होगा, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट उसका नहीं दिखा पाएगा। वो ये मिथाइल ग्रुप मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि जो OH है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो मेटा पोजीशन पे CH3 से कोई चेंज नहीं होगा एसिडिक ऑर्डर में, इसलिए वो सबसे पहले लिखा। बट अगर पैरा पे और ऑर्थो पे है तो पैरा दूर है तो उसका मेसोमेरिक इफेक्ट कम होगा, ऑर्थो एकदम नजदीक है तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। सो आपको प्लस आई इफेक्ट के साथ साथ मेसोमेरिक इफेक्ट भी देखना है, मतलब रेजोनेंस भी देखना है। सो पैरा और ऑर्थो पे रेजोनेंस होता है। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपना टेंडेंसी पैरा और ऑर्थो पे दिखा पाएगा, क्योंकि जो OH ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो उसमें पैरा ज्यादा एसिडिक होगा और सबसे कम एसिडिक होगा ऑर्थो, क्योंकि वो सबसे नजदीक है, सबसे ज्यादा इफेक्ट वो दिखा पाएगा। तो ये एसिडिक ऑर्डर भी आप लर्न करो। आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा इस तरह के एसिडिक ऑर्डर वाले क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर से मैं आपको बोल देता हूं, क्या याद रखना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, एस्टरिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे अल्कोहल में से O और H के बीच में बॉन्ड टूटेगा तो H रिलीज होगा। उसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड में से ये बॉन्ड टूटेगा तो ये H और ये OH, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे और ये अल्कोक्साइड और ये ग्रुप एसाइल ग्रुप वो दोनों कंबाइन होंगे। ठीक है, तो अल्कोहल ग्रुप, अल्कोक्साइड ग्रुप और एसाइल ग्रुप कंबाइन होंगे तो जो प्रोडक्ट मिलता है उसको कहते हैं एस्टर, और ये प्रोसेस को कहते हैं एसिटाइलेशन। ये जितनी भी प्रोसेस है, ये 1 2 3 तीनों प्रोसेस सेम है। तीनों में एल्कोक्साइड कंबाइन होता है एसाइल के साथ, तो ये एसाइल ग्रुप ऐड किया इसलिए इसको एसिटाइलेशन कहते हैं। ठीक है, और हमें एस्टर मिलता है। बट इसमें ध्यान रखना, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड करते हैं तब जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल भी है। तो ये रिएक्शन को रिवर्सिबल ना करना है, अगर हमको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन करना है तो हम उसमें एसिड ऐड करते हैं। वो एसिड है H2SO4। सो हमें रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं चाहिए, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन होना चाहिए। तो जो वाटर प्रोड्यूस होता है उसको रिमूव कर दो। तो H2SO4 हमने इसलिए यूज किया है, वो वाटर रिमूव करता है। जो भी वाटर प्रोड्यूस हुआ उसको ये H2SO4 यूज कर लेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, तो इसकी वजह से रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए हमने एज अ कैटालिस्ट एसिड ऐड किया है ये दोनों में। अगर बात करें एसिड क्लोराइड की तो उसमें हमने पिरिडीन ऐड किया है। पिरिडीन क्या करेगा, जो HCl प्रोड्यूस हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। पिरिडीन न्यूट्रलाइज HCl प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन। तो आपको ये H+ और पिरिडीन जो लिखा है एरो पे उसका यूज पता चलना चाहिए। एक और रिएक्शन है जिसमें OH ग्रुप है, सैलिसिलिक एसिड। इसमें OH ग्रुप है तो यहां से भी H बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन और H के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटेगा और यहां से CH3CO इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये भी एसिटाइलेशन है। सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन करेंगे तो एस्पिरिन मिलेगा। कैसे, COOH एज इट इज, बट OH में से H रिलीज हुआ, वहां पे COCH3 ग्रुप अटैच हुआ, तो इसको एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी बोल सकते हैं, या उसका कॉमन नेम है एस्पिरिन, जो एक मेडिसिन की तरह यूज होता है। तो अब हम देखते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। तो अल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटने का जो ऑर्डर है वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर कुछ इस तरह से है कि टर्शरी का रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा, मतलब टर्शरी अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड इजीली टूटेगा। उसका रीजन है प्लस आई इफेक्ट। जो अल्काइल ग्रुप्स है टर्शरी में ज्यादा होते हैं, 3 अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे कार्बन से तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा,
जिससे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा और वो OH ग्रुप को रिपेल करेगा, तो इजीली OH बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। तो इसलिए टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्शन देगा, फिर सेकेंडरी और प्राइमरी में सबसे कम रिएक्शन होता है क्योंकि उसमें प्लस आई इफेक्ट कम होता है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ये रिएक्शन के। तो सबसे पहला रिएक्शन है हेलोजन एसिड, मतलब HCl, HBr, इसके साथ जब रिएक्शन होता है तो उसका एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी हमारे लास्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स में देखा था। अल्कोहल में से हेलो एल्केन बनाने की जो मेथड थी उसको हमने ल्यूकास टेस्ट की तरह देखा था, जिसमें हमने ल्यूकास रिएजेंट कौन सा यूज किया था, HCl एंड ZnCl2। एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ HCl को जब ऐड करते हैं तो वो ल्यूकास रिएजेंट है, जिससे क्या टेस्ट पता चला था हमें कि टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, सेकेंडरी कम और प्राइमरी सबसे कम रिएक्टिव है। तो इस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हमें जो अल्कोहल दिया है वो कौन सा है, वेदर इट इज टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, वो हमें इससे पता चलता है। ल्यूकास टेस्ट ये है। सेकेंड है रिएक्शन विथ PX3, मतलब ट्राई हैलाइड, फॉस्फरस ट्राई हैलाइड, और PCl5, फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड। इसके साथ जो रिएक्शन है वो भी हमने हेलो एल्केन चैप्टर में देख लिया है। और SOCl2, थायोनिल क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन है जिसको डायवर्जेंस प्रोसेस बोलते हैं, वो भी हमने हेलो एल्केन चैप्टर में देख लिया है। इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ नाम लिख दिया है जिससे आपको याद आए कि हाँ, अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ये रिएक्शंस में बॉन्ड टूटता है। तो वो रिएक्शंस अगर आप भूल गए हो तो एक बार फिर से वो वीडियो देख लो और रिवाइज कर लो चैप्टर को, ये रिएक्शंस को रिवाइज कर लो। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का जो रिएक्टिविटी है वो भी वैसे ही है, टर्शरी में इजीली डिहाइड्रेशन होगा, प्राइमरी में इजी नहीं होता है। कैसे होगा डिहाइड्रेशन, तो उसके लिए हम यूज करते हैं H2SO4, क्योंकि वो गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। वो क्या करेगा, जहां पे OH है, जो कार्बन पे OH है वहां से OH रिलीज होगा और उसके बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज होगा। तो ये बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज होगा और यहाँ पे सेट्जेफ रूल यूज करना है। बट क्योंकि इसमें सिर्फ 2 कार्बन है तो फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन से OH गया तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। लेकिन अगर प्रोपेन टू ऑल दिया है, सॉरी प्रोपेन टू ऑल नहीं, ब्यूटेन टू ऑल, सो ब्यूटेन टू ऑल में आपको अगर OH के साथ हाइड्रोजन रिमूव करना है तो वो कहां से रिमूव करोगे, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं जो मैं आपको ब्यूटेन टू ऑल बोल रहा हूं। सो ब्यूटेन टू ऑल इस तरह से होगा, CH3 CH2 CH OH CH3। सो ये ब्यूटेन टू ऑल में अगर आपको OH रिमूव करना है, जैसे यहां पे रिमूव हुआ, OH रिमूव हुआ, ठीक है, और नेक्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन गया तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो इसी तरह ब्यूटेन टू ऑल में अगर OH रिमूव करना है तो बीटा कार्बन 2 है। अब कौन से बीटा कार्बन से आप हाइड्रोजन रिमूव करोगे, जो अंदर वाला बीटा कार्बन है वहां से रिमूव होगा। क्यों, उस पे कम हाइड्रोजन है। सेट्जेफ रूल क्या कहता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में या डिहाइड्रेशन में आप हाइड्रोजन वो कार्बन का रिलीज करोगे जिस पे पहले से कम हाइड्रोजन है। क्या होगा उसका रीजन, कि आपको ज्यादा अल्काइल ग्रुप वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये सेट्जेफ रूल है। सो अगर OH रिमूव करते हो तो CH कौन से बीटा कार्बन से रिमूव करोगे वो आपको समझना है। ऐसे रिमूव करोगे जिससे आपको प्रोडक्ट में ज्यादा अल्काइल ग्रुप मिले। जैसे इसका प्रोडक्ट होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो यह है सेट्जेफ रूल, रिमूवल ऑफ H and OH is done by सेट्जेफ रूल। Similarly, removal of H and Br is also done by सेट्जेफ रूल। तो याद रखो ये। अब ये तो प्राइमरी एग्जाम्पल था, ये सेकेंडरी का एग्जाम्पल था। अगर टर्शरी अल्कोहल है तो रिएक्शन कंडीशन देखो, सिर्फ 20% H2SO4 से काम चल जाएगा और टेम्परेचर भी 443 की जगह अब सिर्फ 358 है। सो कम टेम्परेचर देके डाइल्यूट H2SO4 यूज करके भी डिहाइड्रेशन हो जाएगा। यहां से OH जाएगा अल्फा कार्बन से, तो अब किसी भी बीटा कार्बन से आप H निकाल सकते हो क्योंकि तीनों बीटा कार्बन इक्विवेलेंट है। तो किसी भी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन ले लो, ये नीचे वाले से ले लिया हमने तो वहां डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें एल्किन मिलेंगे।
अल्कोहल में से डिहाइड्रेशन होता है तो एल्किन मिलता है। ये रिएक्शंस भी हमने एल्किन की प्रिपरेशन में देख लिए थे, तो ये एक तरह का रिवीजन है। तो याद रखो, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा तो एल्किन मिलेगा, जिसमें टर्शरी का डिहाइड्रेशन इजीली होगा। तो कंडीशंस भी हम कम देते हैं ना, 358 केल्विन टेम्परेचर, सिर्फ 20% H2SO4 ऐड करेंगे तो भी डिहाइड्रेशन हो जाएगा और रिस्पेक्टिव एल्किन मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें आप ऐसे याद रखोगे, अगर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो एल्डिहाइड मिलता है, जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन होने से एसिड मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो तो पहले कीटोन मिलता है, उसका भी आगे ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। और अगर टर्शरी अल्कोहल का आप करते हो ऑक्सीडेशन तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेगा। देखो एग्जांपल के साथ, मैंने यहाँ पे लिया है प्राइमरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो ले सकते हैं पीसीसी, जिसको कहते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो अगर आपको पूछा है इथेनॉल में से इथेनॉल कैसे मिलेगा, तो पीसीसी ऐड करो। पीसीसी का मतलब है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये कैटालिस्ट है जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन पीसीसी नहीं कर सकता। तो अगर आपको एल्डिहाइड का प्रिपरेशन पूछा है तो आप ऐसे बना सकते हो। लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड किया, जैसे एसिडिक या बेसिक केमेनोफोर, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एसिडिक केमेनोफोर ऐड करो, आप बेसिक केमेनोफोर भी ऐड कर सकते हो, और डाइक्रोमेट ऐड करना है तो वो होना चाहिए एसिडिक। सो एसिडिक और बेसिक केमेनोफोर और एसिडिक डाइक्रोमेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो पहले अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, बट वो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि इथेनॉल में से इथेनॉल मिला तो आगे वो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इथेनॉल से रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है तो। नेक्स्ट है सेकेंडरी अल्कोहल, जैसे प्रोपेंटुओल। तो सेकेंडरी अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो स्ट्रॉन्ग कंडीशन से, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो पहले आपको इसमें से कीटोन मिलेगा। कैसे? ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे तो हो गया ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो वहां डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये देखो कीटोन मिला, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन मिलेगा, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, और मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसे याद रखो, अल्कोहल से कीटोन, कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। लेकिन अगर आपने टर्शरी अल्कोहल यूज किया, तो जब टर्शरी अल्कोहल यूज किया है तो सिर्फ इतना कन्वर्ट होगा एसिड में, CH3COOH, है ना, सिर्फ ये 2 कार्बन से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। जितने दूसरे एक्स्ट्रा कार्बन है वो इन फॉर्म ऑफ CO2 कन्वर्ट होंगे। आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बोले सर यहाँ 2 कार्बन है 2 लिखो, नहीं, बैलेंसिंग जरूरी नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपको याद ये रखना है, टर्शरी अल्कोहल है तो उसमें से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा अगर स्ट्रॉन्ग कंडीशन है। K2Cr2O7 या केमेनोफोर से आपको ऑक्सीडेशन करना है तो टर्शरी अल्कोहल से आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और बाकी जितने भी कार्बन होंगे वो CO2 में कन्वर्ट होंगे। एक और एग्जांपल है कि जब आपके पास अल्कोहल है लेकिन बीच में डबल बॉन्ड है, तब आपको क्या करना है, तो आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हो, PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। वो ये OH को कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। सो सिर्फ यहां पे चेंज होगा, ये CH2OH कन्वर्ट हो गया CHO में, डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप एसिडिक केमेनोफोर या पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड करते हो तो भी डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं होगा। कब होगा चेंज? अगर आप डाइल्यूट केमेनोफोर ऐड करते हो तब इसमें चेंज होगा, तब यहां पे OH आएगा। डाइल्यूट केमेनोफोर ऐड करने से यहां पे OH ऐड होगा, लेकिन हमने PCC ऐड किया है, इसलिए सिर्फ अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। तो ये डिफरेंसेस जो है रिएक्शन के वो लर्न करना बहुत जरूरी है। तो अब हम देखते हैं अल्कोहल का लास्ट रिएक्शन जो है डिहाइड्रोजनेशन। इसको आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कह सकते हो, जो कॉपर के प्रेजेंस में होता है। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल का कॉपर की प्रेजेंस में डिहाइड्रोजनेशन हुआ,
या ऑक्सीडेशन हुआ तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड। जो हमारा प्रोडक्ट है वो होगा एल्डिहाइड। कैसे? देखो, प्राइमरी अल्कोहल में से एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। मतलब अगर मिथेनॉल है तो मिथेनॉल मिलेगा। यहाँ पे आप CH3 लिखते हो और इथेनॉल लिया तो इथेनॉल मिलेगा। तो इस तरह प्राइमरी अल्कोहल में से एल्डिहाइड मिलेगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, इसीलिए इसको डीहाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। अगर सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा कॉपर से तो कीटोन मिलेगा। कैसे? देखो, एक हाइड्रोजन ये रिलीज होगा और एक हाइड्रोजन ये रिलीज होगा, तो हमें मिलेगा कीटोन। हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ इसलिए डीहाइड्रोजनेशन नाम यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। तो सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन मिलेगा और प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलेगा। सो अगर एसीटोन है, प्रोपेन टू ऑल है तो आपको एसीटोन मिलेगा, ब्यूटेन टू ऑल है तो ब्यूटेन टू ऑन मिलेगा। इस तरह से आपको याद रखना है, सेकेंडरी अल्कोहल विल गिव कीटोन, प्राइमरी अल्कोहल विल गिव एल्डिहाइड। अब अगर टर्शरी अल्कोहल लिया है तो क्या होगा? तो तब डीहाइड्रोजनेशन नहीं होगा, डिहाइड्रेशन होगा। मतलब ये OH के साथ किसी भी एक बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। एज अ बाई प्रोडक्ट हमें वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा और मेन प्रोडक्ट होगा एल्कीन। इंस्टेड ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन हमें एल्कीन मिलेगा। सो यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल है तो डिहाइड्रेशन होगा। कैटालिस्ट सब में सेम है, कॉपर। तो अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन मिलेगा और टर्शरी अल्कोहल से एल्कीन मिलेगा। जो यहाँ पे प्रोडक्ट है उसको हम आइसोब्यूटिलीन भी बोल सकते हैं। जो किस में से मिलता है? तो आप इसको बोल सकते हो नियोब्यूटेनॉल। तो नियोब्यूटेनॉल में से हमें आइसोब्यूटिलीन मिलता है इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। डिहाइड्रेशन होता है इसलिए। अब देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम देखेंगे हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन। तो सबसे पहले देखते हैं हैलोजिनेशन, जिसमें हमने ब्रोमिनेशन किया है। तो दो तरह से हो सकता है, या तो ब्रोमिनेशन हो सकता है जब हम ब्रोमीन इन एक्सेस ऐड करेंगे, तो फिनॉल की ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो तीनों जो पोजीशंस है, ये 2, ये 4 और ये 6, सो तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा। तो तीनों पे ब्रोमीन आएगा तो उसका नाम होगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। देखो 2,4,6 सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन आ गया, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल होगा जब ब्रोमीन हम ऐड करते हैं इन एक्सेस। बट अगर हम ब्रोमीन ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड तो कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन होगा, सिर्फ ऑर्थो पे या पैरा पे एक ब्रोमीन होगा, तो मोनो हेलो प्रोडक्ट मिलेगा, जिसको हम नाम देंगे ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल। बट IUPAC नेम लिखना है तो 2-ब्रोमोफिनॉल एंड 4-ब्रोमोफिनॉल। सिर्फ इतना चेंज कर दो, यहाँ पे लिख दो 2 और यहाँ लिख दो 4, तो ये हो गया IUPAC नेम। अब देखते हैं नेक्स्ट सल्फोनेशन कैसे होगा। तो सल्फोनेशन के लिए हम इसमें ऐड करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करने से ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे आएगा SO3H ग्रुप। बट IUPAC नेम में हम SO3H को प्रेफरेंस देंगे, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, BSA का मतलब है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसी तरह यहां पे होगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब आपको IUPAC नेम लिखना है तो ऑर्थो रिमूव करके वहां पे लिख दो 2 हाइड्रोक्सी और पैरा रिमूव करके वहां लिख दो 4 हाइड्रोक्सी, तो ये हो गया IUPAC नेम, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसका मिक्सचर मिलेगा, जिसमें ऑलवेज याद रखना ये जो प्रोडक्ट्स है उसमें ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? पैरा। पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन के लिए देखो दो कंडीशंस है। अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो इतना स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर ऐड करेंगे तो फिनॉल की तीनों अवेलेबल पोजीशंस पे नाइट्रो ग्रुप आएगा, जिसको 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड कहते हैं। तो अगर हमने स्ट्रॉन्ग कंडीशन ऐड किया, नाइट्रेटिंग मिक्सचर ऐड किया,
तो पिक्रिक एसिड बनेगा। लेकिन हम ऐड करते हैं अगर डाइल्यूट HNO3 एंड दैट इज ऑल्सो एट रूम टेम्परेचर। सो अगर रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है तो सिर्फ ऑर्थो या पैरा पे नाइट्रो ग्रुप आएगा। सो हमें मिलेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, जिसको आप फिर से ऐसा लिख सकते हो 2 नाइट्रोफिनॉल एंड 4 नाइट्रोफिनॉल। सो ये हो गया प्रोडक्ट जिसमें 4 नाइट्रोफिनॉल विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो हमने 3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस देखे, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन एंड नाइट्रेशन। अब देखते हैं रिएक्शन विद जिंक डस्ट। तो अगर फिनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ होगा तो जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक ऑक्साइड मिलेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, मतलब बन जाएगा बेंजीन। ये क्या है? बेंजीन है। सो फिनॉल कन्वर्ट हो गया बेंजीन में अगर जिंक के साथ रिएक्शन हुआ फिनॉल का। तो अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर फिनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से Na2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट से अगर ऑक्सीडेशन होता है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसका नाम है बेंजोक्विनोन। जो प्रोडक्ट है उसका नाम याद रखो, बेंजोक्विनोन मिलता है। अगर हम एसिडिक सोडियम डाइक्रोमेट ऐड करते हैं, एसिडिक मतलब H2SO4 उसमें ऐड करेंगे तो वो H2Cr2O7 में कन्वर्ट होगा, मतलब वो H2Cr2O7 रिएक्ट करता है और फिनॉल को बेंजोक्विनोन में कन्वर्ट करता है जो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन फिनॉल का, जो है रेमर-टिमन रिएक्शन। ये रिएक्शन से हम फिनॉल में से बनाते हैं सैलिसल्डिहाइड। अब ये कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हम फिनॉल में ऐड करते हैं क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वियस NaOH। पहले क्लोरोफॉर्म ये NaOH में से जो OH माइनस है उसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा? OH क्लोरोफॉर्म में से H के साथ H2O देगा तो CCl3 माइनस इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिलीज हुआ, बट ये CCl3 माइनस में से Cl माइनस रिलीज हो गया तो अब जो बन गया वो है इलेक्ट्रोफाइल। ये CCl2 एक इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है? डाइक्लोरोकार्बिन। तो आपको एक MCQ पूछ सकते हैं इस तरह कि रेमर-टिमन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है? क्लोरोफॉर्म CCl3 माइनस, CCl2 या CCl। तो बहुत ही सिंपल है, आपको याद रखना है CCl2। ये डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट है या आप इसको इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हो। वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन ये फिनॉल के ऑर्थोकार्बन पे अटैच होगा और CHCl2 मिलेगा। अब आप बोलोगे सर CCl2 था, H कहाँ से आ गया? तो ये कार्बन पे हाइड्रोजन होता है, वो हाइड्रोजन यहाँ रिएक्ट हुआ तो इस तरह हमें CHCl2 मिला और ये एक्वियस NaOH में से सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया तो बन गया वो सोडियम फिनॉक्साइड। सो ये इंटरमीडिएट है जो क्विकली कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, मतलब ये CHCl2 में से Cl2 क्विकली रिलीज होगा, NaOH की प्रेजेंस में Cl2 रिलीज हो जाएगा और वहां पे आएगा ऑक्सीजन। अब एसिड ऐड करोगे तो एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा? H Na को रिप्लेस करेगा तो वहां पे बन जाएगा OH। तो इस तरह से इसका नाम क्या लिखोगे आप? सैलिसल्डिहाइड, या दूसरा नाम इस तरह से लिख सकते हो 2-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। इसको आप 2-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड ऐसा नाम भी दे सकते हो, ठीक है, या उसका नाम है सैलिसल्डिहाइड। याद रखिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है? CCl2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भूल जाते हैं कि रेमर-टिमन रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज हुआ है। बहुत बार ये गलती करके आते हैं, CHCl3 टिक करके आते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल है CCl2। मैकेनिज्म आपको ये पता होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन क्या है? उसमें हमें फिनॉल में से मिलता है सैलिसिलिक एसिड। कैसे? तो पहले स्टेप में हम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। ये जो बनता है इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड। कैसे? सोडियम ने H को रिप्लेस किया और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, आप लिख सकते हो ऐसे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज्ड। अब जब CO2 ऐड करते हैं, CO2 आप ऐसे दिखाओ, मान लो CO2 को, तो ये CO2 जब यहाँ अटैच होता है तो यहाँ से जो एक हाइड्रोजन है वो निकल के इसके साथ अटैच हो गया ऐसे, तो ये क्या बन गया? COOH बन गया COOH।
अब जब आप एसिड ऐड करते हो तो वो एसिड ये Na को रिप्लेस कर देगा वापस, तो आपको मिल जाएगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको सैलिसिलिक एसिड भी हम लिख सकते हैं। तो ये प्रिपरेशन जो है फिनॉल में से सैलिसिलिक एसिड का प्रिपरेशन, इसको हम कहते हैं कॉल्बे रिएक्शन। फिर से रिएजेंट याद रखो, यहाँ पहले आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हो तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हो और फिर सोडियम को रिप्लेस करने के लिए वापस एसिड ऐड करते हो, तो इस तरह से आपको मिलेगा सैलिसिलिक एसिड। अब है नेक्स्ट फ्राइस रीअरेंजमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास फिनाइल इथेनोएट है, ये फिनाइल इथेनोएट में हमें इसका रीअरेंजमेंट करना है। ये COCH3 को हमें ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट करना है, तो उसके लिए हम ऐड करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में ये शिफ्टिंग होगा, ये COCH3 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे एक H होता है कि नहीं, तो वो H शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया तो OH मिला और ऑर्थो पोजीशन पे आ गया COCH3, या फिर वो COCH3 पैरा पोजीशन पे जाएगा तो पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन पे। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, नंबरिंग अगर दे तो 2-हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और यहाँ पे नंबरिंग लिखे तो 4-हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। इस तरह से दो प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे, मिक्सचर मिलेगा जिसमें ये होगा मेजर प्रोडक्ट। याद रखो, कहीं पे भी जब ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर मिलता है तो उसमें पैरा जनरली मेजर प्रोडक्ट होता है ड्यू टू सिमेट्री। तो अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब जिसमें 2 OH ग्रुप होते हैं, ऐसे अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। तो इथिन में से अगर उसका हम प्रिपरेशन देखें तो बेयर्स रिएजेंट के प्रेजेंस में इथिन कन्वर्ट हो जाता है इथिलीन ग्लाइकोल में, जिसमें 2 OH है। इसका IUPAC नेम हम लिख सकते हैं इथेन 1,2-डायोल। फर्स्ट और सेकेंड पे 2 OH है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इथेन 1,2-डायोल। मैंने आपको कहा था 2 OH या 3 OH होते हैं तब ये E रिमूव नहीं करना है, इथेन 1,2-डायोल ऐसा लिखेंगे तो ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल हुआ। इसमें बेयर्स रिएजेंट जो मैंने लिखा है वो क्या है, इट इज 1% अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, मतलब डाइल्यूट KMnO4 को आप बोल सकते हो बेयर्स रिएजेंट। डाइल्यूट बेसिक KMnO4 उसको आप बेयर्स रिएजेंट कह सकते हो। क्या होगा उससे, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों कार्बन पे एक OH आएगा। फिर चाहे आप कोई साइक्लिक कंपाउंड ले लो, अगर आपने ऐसा साइक्लिक कंपाउंड लिया, इसमें अगर आप बेयर्स रिएजेंट ऐड करते हो तो भी ये डबल बॉन्ड टूटेगा और दोनों पे एक OH आएगा। सो ये रिएक्शन आपको याद रखना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको डायरेक्टली इथिन दिया होगा और बोलेंगे कि KMnO4 के साथ क्या प्रोडक्ट आएगा। आपको ऐसा कोई साइक्लिक कंपाउंड दिया होगा, उसमें डबल बॉन्ड दिया होगा, तो समझना है वो डबल बॉन्ड की जगह आएगा 2 OH। जो डबल बॉन्ड जो कार्बन पे है तो दोनों कार्बन पे आप एक OH रखोगे और डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे, तो इस तरह से रिएक्शन होता है, ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बाय रिडक्शन ऑफ ग्लायोक्साल। ग्लायोक्साल मतलब क्या होता है, CHO। ठीक है, ये ग्लायोक्साल है। इसका रिडक्शन अगर करेंगे तो ये कार्बन पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ एक H और यहाँ पे एक H, मतलब कार्बन पे और ऑक्सीजन पे H अटैच होंगे इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो हमें मिलेगा डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इसको भी आप इथिलीन ग्लाइकोल ही बोलोगे, दिस सेम ओनली सी। सो हम इस तरह से ग्लायोक्साल में से बना सकते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एक और रिएक्शन था एल्किन में से, अगर आप एल्किन का रिएक्शन ऑस्मियम ऑक्साइड के साथ करते हो, OSO4, वो भी एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके साथ अगर आप रिएक्शन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन तो आपको मिलेगा इथिलीन ग्लाइकोल। यहाँ पे भी ऐसा ही है, डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों कार्बन पे एक OH आएगा, तो इस तरह से हमें डाइहाइड्रिक अल्कोहल मिल सकता है। 3 रिएक्शन हमने देखे, 2 एल्किन में से और 1 ग्लायोक्साल में से। अब हम देखते हैं ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला रिएक्शन है सोडियम के साथ, तो वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, वहां पे आ जाएगा सोडियम। फिर से सोडियम ऐड करोगे तो अब टेम्परेचर ज्यादा होगा, पहले 50 डिग्री पे टेम्परेचर रिएक्शन हो गया था, अब 160 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होगा, एक और हाइड्रोजन रिप्लेस होगा,
सोडियम से, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसमें 2 सोडियम है, दोनों हाइड्रोजन ग्लाइकोल के रिप्लेस हुए। ग्लाइकोल में जो 2 हाइड्रोजन है दोनों सोडियम ने रिप्लेस किए। अब ये जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन से भी रिप्लेस हो सकते हैं, बट तब पूरा OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटेगा। कब? अगर हम PCl5 ऐड करते हैं तब। तो PCl5 ऐड करेंगे तो एक OH रिप्लेस होगा क्लोरीन से, तो मिला CH2Cl। फिर से PCl5 ऐड किया तो दूसरा OH भी रिप्लेस हो गया, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ 1,2-डाइक्लोरोइथेन, आप इसका नाम लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है PI3 के साथ, फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ। तो ये आयोडीन भी OH को रिप्लेस करेगा, तो हमें मिलेगा 1,2-डाइआयोडोइथेन, बट ये बहुत ही अनस्टेबल है, ये I2 रिलीज हो जाएगा और हमें फिर से इथिन मिलेगा। तो इस तरह हम ग्लाइकोल में से इथिन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। इससे क्या होगा, ये अल्कोहल ग्रुप जो है उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। कैसे? तो CH2OH है, उसकी जगह पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH। इसको आप C डबल OH ट्वाइस ऐसा भी लिख सकते हो। सो ये है ऑक्सिलिक एसिड, ठीक है, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। तो बहुत सारे मेथड है ऑक्सिलिक एसिड को लिखने के लिए, तो ये याद रखो, आपको ग्लाइकोल में से डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की मदद से ऑक्सिलिक एसिड मिल सकता है। तो रिएजेंट कौन सा है? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। लेकिन अगर आप एसिडिक KMnO4 या K2Cr2O7 ऐड करते हो तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा? तो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, मतलब आपको फॉर्मिक एसिड मिलेगा, तब ऑक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये जो बीच में बॉन्ड है वो टूटेगा, तो ये कार्बन कन्वर्ट होगा एसिड में, ये कार्बन कन्वर्ट होगा सेपरेटली एसिड में, तो फॉर्मिक एसिड बनेगा। याद रखो ऐसे। अब KMnO4 या K2Cr2O7 की जगह आपने ऐड किया है आयोडिक एसिड HiO4, इसको हम कहते हैं पर आयोडिक एसिड। या फिर आप लेड एसीटेट ऐड करते हो तो क्या होगा, ये बॉन्ड तो टूट जाएगा लेकिन अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, मतलब आपको मिथेनॉल मिलेगा, जिसको फॉर्माल्डिहाइड भी लिख सकते हो या मिथेनॉल लिख सकते हो। सो पर आयोडिक एसिड या लेड एसीटेट से भी क्या होता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, बट ये बॉन्ड टूटेगा। सो आपको क्या मिलेगा, ग्लाइकोल नहीं मिलेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो मिथेनॉल मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं H2SO4 के साथ। अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन होता है ग्लाइकोल का, तो हमें क्या मिलेगा, तो ये CH2OH दूसरे एक CH2OH के साथ, मतलब एक ग्लाइकोल दूसरे ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट होगा और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, तो हमें मिलेगा 1,4-डायोक्सेन। याद रखो ये रिएक्शन 1,4-डायोक्सेन मिलेगा अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया है। इसी तरह अगर कंसंट्रेटेड H3PO4 ऐड करते हैं फॉस्फोरिक एसिड, तो क्या होगा, ये CH2OH जो ग्लाइकोल है वो कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, प्रोडक्ट याद रखना है CH2OH CH2OH। सो तब आपको ये मिलेगा। अगर इसमें आप ऐड करते हो कंसंट्रेटेड H3PO4, तो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, नाइट्रिक एसिड ऐड किया तो ऑक्सिलिक एसिड मिला, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया तो डायोक्सिन मिला, और फॉस्फोरिक एसिड ऐड करते हो तो आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। इसलिए आपको ये एसिड्स याद रखने हैं, कौन सा एसिड ऐड करने से कौन सा प्रोडक्ट मिलता है। तो अब हम देखते हैं प्रिपरेशंस ऑफ ईथर। तो सबसे पहला प्रिपरेशन है अल्कोहल में से। अल्कोहल में से ईथर बनाने के लिए हम उसमें ऐड करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। तो उससे याद ये रखना है, डिहाइड्रेशन नहीं कर देना है। अगर आप OH और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो इथिन मिलेगा, ईथर नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको टेम्परेचर रखना है 413 केल्विन, और कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करोगे तो यहां से OH नहीं रिमूव होगा, बट 2 इथेनॉल अगर आप लेते हो, जैसे ये CH3CH2OH मैंने लिया और दूसरा ले लेता हो
CH3CH2OH। तो दो इथेनॉल के बीच में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो ये वाटर मॉलिक्यूल आप यहां दिखा सकते हो, देखो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ दो इथेनॉल के बीच में से, और एक ऑक्सीजन रहा वो दूसरे इथाइल के साथ अटैच होगा, तो इस तरह से आपको ईथर मिलेगा। सो H2SO4 का रिएक्शन होगा जब इथेनॉल के साथ, तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और हमें मिलेगा इथॉक्सी इथेन। आप इस तरह से इसका नाम लिख सकते हो, ये इथॉक्सी और ये इथेन। अब विलियमसन सिंथेसिस देखते हैं, तो ये होता है अल्काइल हैलाइड में से। जैसे मैंने यहाँ पे लिया CH3CH2Br जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, और याद रखना प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में से ही आपको ईथर मिलेगा इजीली। अगर आप टर्शरी अल्काइल हैलाइड लेते हो तो एल्किन मिलेगा, ईथर नहीं मिलेगा। उसका रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस। ये CH3 ग्रुप्स बल्कियर ग्रुप्स है, इसके स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होता है, अल्किन बन जाता है, ईथर नहीं बन पाता। सो अगर ईथर बनाना है तो आपको लेना होगा अल्काइल हैलाइड प्राइमरी। सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब होता है सोडियम के साथ, कौन सा रिएक्शन है ये, सोडियम इथॉक्साइड के साथ, तो सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो ये सोडियम ये ब्रोमीन को ले लेगा, तो सोडियम ब्रोमाइड रिलीज होगा, और ये ऑक्सीजन का अटैचमेंट ये कार्बन से हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पे इथॉक्सी इथेन मिलेगा। अगर मैंने यहाँ पे सोडियम मिथॉक्साइड लिया तो मिथॉक्सी इथेन बनेगा। अगर मैंने यहाँ पे सोडियम प्रोपोक्साइड लिया तो इथॉक्सी प्रोपेन बनेगा। सो याद रखिए, मैंने जो एग्जाम्पल यहाँ दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ ये एग्जाम्पल लर्न करना है। यहाँ पे कोई भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो सकता है। जैसे मैंने CH3Br ले लिया और सोडियम इथॉक्साइड की जगह मैंने क्या ले लिया, देखो सोडियम ब्यूटोक्साइड, ठीक है। तो अब इसका रिएक्शन जब हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं टर्शरी BuONA। आप देखोगे तो बहुत सारी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें इस तरह लिखा होता है। तो ये क्या है, टर्शरी ब्यूटेनॉल है जिसका सोडियम सॉल्ट है ये, तो सोडियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड आप ऐसा भी बोल सकते हो। इसका रिएक्शन जब होता है मिथाइल ब्रोमाइड के साथ तो करना सिर्फ इतना है, ये सोडियम और ये ब्रोमीन रिलीज होगा NaBr, और ये ऑक्सीजन का अटैचमेंट ये CH3 से होगा, तो वो ये रहा, ये CH3 ऑक्सीजन से अटैच हो गया, तो इसका नाम है मिथॉक्सी। लेकिन कौन से कार्बन पे, तो 1 2 3, तो 2 पे मिथॉक्सी और 2 पे मिथाइल। सो आप क्या लिखोगे, 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हो। अब एक और रिएक्शन देख लो, ये तो मैंने बता दिया आपको कि अगर आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लोगे तो आपको ईथर मिलेगा, अगर टर्शरी अल्काइल हैलाइड होगा तो ईथर नहीं मिलेगा, आपको इथीन मिलेगा या अल्किन मिलेगा, ठीक है। बट अगर हम लेते हैं सोडियम फिनॉक्साइड तो क्या उसमें से हमें ईथर मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन वो ईथर में याद ये रखना है कि ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में बॉन्ड टूटेगा, और ये सोडियम ये X के साथ रिलीज होगा, मतलब NaX रिलीज होगा और R अटैच होगा ऑक्सीजन से। सो हमें यहाँ पे मिलेगा ईथर, जिसका नाम क्या होगा, अगर R की जगह मैं लिख देता हूँ CH3X, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा CH3, तो ये हो गया एनिसोल। तो इस तरह से हम ईथर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ईथर का प्रिपरेशन दो तरह से है, एक है डिहाइड्रेशन से और दूसरा है विलियमसन सिंथेसिस से। सो ये दो प्रोसेसेस है ईथर प्रिपेयर करने की। अब देखते हैं आगे ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज। सो पहला केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शन विथ HX। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जब ईथर रिएक्ट करता है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ तो एक प्रोडक्ट होता है हेलोएल्केन और एक प्रोडक्ट होता है अल्कोहल। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि कौन सा प्रोडक्ट हेलोएल्केन बनेगा और कौन सा प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगा। सो जब ये सिमेट्रिकल है CH3OCH3 तो एक होगा CH3X और एक होगा CH3OH। बट अगर ये एसिमेट्रिकल है, एक है CH3 और एक है CH2CH3,
तब आपको याद रखना है जो स्मॉल कार्बन होगा, स्मॉल कार्बन चेन है या लेस कॉम्प्लेक्स है, वो बनेगा अल्काइल हैलाइड। लेकिन कब? जब SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, मतलब जब ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है तब लेस कॉम्प्लेक्स अल्काइल हैलाइड मिलेगा। मतलब मेरे पास अगर मिथॉक्सी इथेन है तो क्लोरोमीथेन बनेगा और इथेनॉल बनेगा। अगर मेरे पास इथॉक्सी प्रोपेन है तो क्लोरोइथेन बनेगा और प्रोपेनॉल बनेगा। मैं जो बोल रहा हूं ना उसमें ध्यान दो। इथॉक्सी प्रोपेन मतलब 2 कार्बन और 3 कार्बन, तो लेस कॉम्प्लेक्स कौन है? 2 कार्बन, उसका बनेगा अल्काइल हैलाइड, और 3 कार्बन का क्या बनेगा? अल्कोहल। ऐसा तब होगा जब स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, मतलब SN2 मैकेनिज्म होता है तब। अगर SN1 मैकेनिज्म हुआ तो ये जो CH3 कॉम्प्लेक्स है वो कन्वर्ट होगा हेलोएल्केन में और ये CH3O कन्वर्ट होगा अल्कोहल में। सो दोनों उल्टा है। देखो, SN2 मैकेनिज्म हुआ तो लेस कॉम्प्लेक्स अल्काइल हैलाइड मिलेगा, SN1 मैकेनिज्म है तो मोर कॉम्प्लेक्स अल्काइल हैलाइड मिलेगा। ये आप याद रखो। और एक रिएक्शन देख लो, एनिसोल या दूसरे कोई भी एल्कोक्सी बेंजीन का, वो अगर HX के साथ रिएक्ट हो तो आपको पता है ये बॉन्ड तो टूट नहीं सकता क्योंकि यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। सो कंपलसरी कौन सा बॉन्ड टूटना चाहिए? ये बॉन्ड। सो ये R रिएक्ट होगा X के साथ तो सबसे लेस कॉम्प्लेक्स अल्काइल हैलाइड मिलेगा और H अटैच होगा ऑक्सीजन से तो आपको मिलेगा फिनॉल। मतलब अगर एनिसोल या दूसरा कोई भी ऐसा ईथर है जिसमें बेंजीन है, सो आपको याद रखना है कि आपको कभी भी क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन नहीं मिलेगा क्योंकि ऑक्सीजन और बेंजीन के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट नहीं सकता। सो बॉन्ड टूटेगा अल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच में, तो इस तरह से आपको हेलोएल्केन और फिनॉल मिलेगा। सो ये हो गया रिएक्शन विद हेलोजन एसिड्स HX के साथ, जिसका रिएक्टिविटी कैसा है? देखो, HI सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा, फिर HBr और HCl का रिएक्शन सबसे कम होगा। अब देखते हैं हेलोजिनेशन कैसे होता है। अगर ईथर का हेलोजिनेशन करेंगे तो अल्फा कार्बन पे होता है हेलोजिनेशन, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा हेलोजन से, तो इसका नाम भी आप क्या लिख सकते हो? अल्फा मोनोक्लोरो डाई इथाइल ईथर। मैं लिख देता हूं, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, अल्फा मोनोक्लोरो, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है उस पे एक क्लोरीन है तो अल्फा मोनोक्लोरो, फिर आगे लिखना है तो डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट, PCl5 के साथ अगर इसका रिएक्शन हुआ तो क्या मिलेगा? अगर PCl5 के साथ रिएक्ट करे तो ये RCl बनेगा, ये RCl बनेगा, मतलब हेलोएल्केन मिलेगा। अब 3 Cl बाकी रहे, वो ऑक्सीजन के साथ बनाएंगे POCl3। तो इस तरह से आपको PCl5 के साथ रिएक्शन दिखाना है। अब हम देखते हैं आगे ईथर का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है एनिसोल का। तो उसके 4 हम रिएक्शन यहां दिखाएंगे, जिसमें सबसे पहला है ब्रोमिनेशन। इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड कंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन होगा और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा ब्रोमीन, तो प्रोडक्ट मिलेगा ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल और पैरा ब्रोमो एनिसोल, जिसमें पैरा प्रोडक्ट सब में मेजर प्रोडक्ट है, ये आप याद रखो। अब नेक्स्ट है, अगर नाइट्रेशन किया, नाइट्रिक मिक्सचर ऐड करेंगे तो नाइट्रेशन होगा, तो नाइट्रेशन करने से ऑर्थो और पैरा पे आएगा NO2 ग्रुप, तो ये बनेगा ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और पैरा नाइट्रो एनिसोल। नाइट्रेशन के लिए हम H2SO4 भी ऐड करते हैं, वो याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जिसमें CH3COCl ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, जो एक कैटालिस्ट है। ये Cl को वो लेगा, AlCl4- बनेगा और इलेक्ट्रोफाइल बनेगा CH3CO+, जो बेंजीन पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा। उसी तरह हम करते हैं नेक्स्ट फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन,
जिसमें हम CH3Cl लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। सेम मैकेनिज्म है, AlCl3 एक Cl को लेगा, AlCl4- बनेगा और CH3 प्लस बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, जो बेंजीन रिंग पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा। तो इस तरह फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन भी आपको समझ में आना चाहिए। तो अब कुछ MCQ की प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे ये चैप्टर के टॉपिक ज्यादा क्लियर हो जाए। तो पहला MCQ है इस तरह से, प्रोपेनवनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रोपिन। सो प्रोपिन में से हमें बनाना है प्रोपेनवनॉल। मतलब याद रखिए यहाँ पे हम जो एडिशन करेंगे वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से होगा, क्योंकि प्रोपिन का मतलब होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और अगर हमें यहाँ पे प्रोपेनवनॉल चाहिए तो हम क्या करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, मतलब यहाँ पे OH आना चाहिए, ये फर्स्ट कार्बन पे OH आना चाहिए और यहाँ पे H। तो ऐसा कब होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन किस में होता है? तो हमने हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन देखा है, देखिए फिर से आप वीडियोस में जहां मैंने पढ़ाया है हाइड्रोबोरेशन, वो किससे होता है? B2H6 डाइबोरेन से, या इसको आप सिर्फ बोरेन भी बोल सकते हो, और सेकेंड स्टेप में हम ऐड करते हैं H2O2। तो इस तरह से हमें मिलता है प्रोपेनवनॉल फ्रॉम प्रोपीन। तो ये रिएजेंट आएगा क्योंकि हमें यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं, ये 4 जो है वो क्वेश्चंस है, इसको आप अरेंज करोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। डिहाइड्रेशन किस में सबसे ज्यादा होगा? तो यहाँ पे गलती ये करके आते हैं कि सोचते हैं इसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस है तो इसमें सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन होगा, बट रेजोनेंस से पहले भी जो आपको देखना है वो है कॉन्जुगेशन। सो कॉन्जुगेशन किस में सबसे ज्यादा होगा? तो मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए, ये OH जब H+ की प्रेजेंस में निकलता है और नेक्स्ट कार्बन से जब हाइड्रोजन जाता है, तब ये निकलने के बाद यहाँ डबल बॉन्ड बनता है। तो इसमें पहले कॉन्जुगेशन हुआ, उसके बाद जो मॉलिक्यूल मिला उसका रेजोनेंस ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा आएगा इसका रिएक्टिविटी। तो मैं अगर ऑर्डर लिखूं तो 4 नंबर में जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसका डिहाइड्रेशन सबसे फास्ट होगा। क्यों? कॉन्जुगेशन पहले होता है इसमें, तो यहां से हाइड्रोजन एक निकलेगा, 2 हाइड्रोजन होते हैं ना, एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, तो इस तरह कॉन्जुगेशन हुआ, फिर यहां पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो अब रेजोनेंस ज्यादा होगा। सो कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस दोनों इसमें होता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा रिएक्शन देगा। अगर बात करें इसकी, तो इसमें एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे जब कॉन्जुगेशन होगा ये OH निकलेगा, जब डिहाइड्रेशन होगा तो एक और डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी इससे कम होगा क्योंकि 3 डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, बट कॉन्जुगेशन है तो इसकी कंपेयर में यहाँ पे ज्यादा होगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ नंबर 3 और उसके बाद लिखूंगा नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। और अगर बात करें नंबर 1 की, तो उसमें रेजोनेंस है, अभी कौन है, इसके बाद कोई नहीं है, ठीक है। तो नंबर 1 में फिनॉल में रेजोनेंस है लेकिन कॉन्जुगेशन नहीं है, तो इसलिए डिहाइड्रेशन सबसे स्लो होगा फिनॉल का और सबसे फास्ट होगा 4th नंबर के कंपाउंड का। तो आपका जो ऑर्डर है इस तरह से होगा 4 3 2 1, इसी ऑर्डर में आप, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। अगर मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाना है तो ये सबसे ज्यादा रिएक्ट होगा, ठीक है, उसके बाद ये, फिर ये, और सबसे ज्यादा रिएक्ट, सबसे कम रिएक्ट होगा फिनॉल। तो इस तरह से आप ऑर्डर लर्न कर सकते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन फास्ट इसका होगा, याद रखो। अब देखते हैं नेक्स्ट, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन। तो आपको पता है फिनॉल में H रिलीज होता है तो वो बन जाता है फिनॉक्साइड जो स्टेबल है, इसलिए ये एसिडिक है। बट इथेनॉल की कंपेयर में ज्यादा स्टेबल है, तो इथेनॉल की कंपेयर में मोर एसिडिक होगा। फिर ऑर्थोमिथाइल फिनॉल, ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। सो यहाँ पे हम देखें तो ये मिथाइल है, ये मिथॉक्सी है, ये और नाइट्रो है। एसिडिटी इंक्रीज होने का रीजन होता है -R इफेक्ट। ये कौन दिखाएगा? ये दिखाएगा नाइट्रोफिनॉल।
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। सो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और वो नाइट्रो है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट -R इफेक्ट दिखाएगा नाइट्रो। तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर मैंने यहाँ नाइट्रो लिखा तो ऑर्थो नाइट्रो फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से ज्यादा होता है। मिथाइल और मिथॉक्सी का फिनॉल से कम है, बट नाइट्रो का उससे ज्यादा है। रीजन है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करते हैं। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से कम है, अल्कोहल का फिनॉल से कम होता है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से ज्यादा है, तो आपको वो टिक करना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैसे, मैंने आपको कहा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, मतलब Ka वैल्यू इंक्रीज होगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में Ka वैल्यू डिक्रीज होगा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। तो इसमें आप देखो ध्यान से, तो फिनॉल, ऑर्थोक्रेसोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल सब में वही एग्जाम्पल है। तो आप ये याद रखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है, नाइट्रो, तो सबसे ज्यादा, 2 ऑप्शन है सबसे ज्यादा वाले। फिर कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सबसे कम, तो ऑर्थोक्रेसोल। ऑर्थोक्रेसोल मतलब क्या होता है, फिनॉल पे ऑर्थो पोजीशन पे CH3 रख दिया, इसको कहते हैं ऑर्थोक्रेसोल। सो ऑर्थोक्रेसोल में ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, तो H को रिलीज नहीं करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसका कम होगा एज कंपेयर टू फिनॉल। तो ये हो गया ऑर्डर, बहुत सिंपल है। एसिडिक स्ट्रेंथ बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए आपको इसका प्रिपरेशन करना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। ये तो सिंपल एक केमिकल रिएक्शन है जिसका आपको नाम याद आना चाहिए, गलती से राइमर टाइमर नहीं करके आना। ये कहाँ यूज होता है, सैलिसल्डिहाइड बनाने के लिए, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस कहाँ होता है, ईथर प्रिपेयर करने के लिए। कॉल्बे रिएक्शन कहाँ पे होता है, सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए। सो याद रखो, कॉल्बे रिएक्शन यहाँ यूज करेंगे। गैटरमैन सिंथेसिस कहाँ देखा था, हेलो एल्केन्स बनाने के लिए। सो ऐसे आपको नाम याद रहने चाहिए। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ HBr विद फिनॉल। सो फिनॉल में से देखो हेलोजन बनाए, है ना, हेलोजन ऐड हुए, देखो। तो आप एक याद रखो, फिनॉल का रिएक्शन करना है और उसमें से हेलो एल्केन बनाना है, तो हम सिर्फ हेलो एरिन, तो हम सिर्फ एक ही हेलो एरिन बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन, और उसमें हम रिएजेंट यूज करते हैं PCl5। तो सिर्फ PCl5 से ये रिएक्शन इजी है। फिनॉल PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा और क्लोरोबेंजीन देगा। तो HBr के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन, याद रहना चाहिए आपको। सो OH रिमूव करना इजी नहीं है, PCl5 की प्रेजेंस में रिमूव हो सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। आपको पहले इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ईथर मतलब ऑक्सीजन है, एक तरफ मिथाइल होगा, और टर्शरी ब्यूटाइल मतलब एक तरफ होगा टर्शरी ब्यूटाइल। ओके, तो ये प्रोडक्ट है, ये किसमें से बनेगा। तो मैंने आपको ईथर का जो सिंथेसिस करवाया था उसमें मैंने कहा था अल्काइल हैलाइड शुड बी कंपलसरी प्राइमरी। तो मतलब जो ये ग्रुप है प्राइमरी, वो अल्काइल हैलाइड होगा, CH3H। बहुत ही सिंपल हो जाएगा अगर आप इस तरह से देखोगे। सो ये होगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। और जो टर्शरी ग्रुप है वो आप एल्कोक्साइड ले सकते हो। सो टर्शरी ग्रुप जो है ONA ऐसा हो सकता है, इस तरह से होगा। तो ऐसा कहां पे है, देखो CH3Br हो गया प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और ये टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोक्साइड, तो ये रहा देखो। सो इसमें से बन सकता है ये, ठीक है। तो ये टिक करना है। यहां देखो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, ये एल्कीन देगा। रिएक्शंस देखो मैंने वीडियो में कराए हैं, ईथर के सिंथेसिस देखो, वहां पे मैंने कहा था अगर टर्शरी अल्काइल हैलाइड है तो वो एल्कीन देगा, ईथर नहीं देगा, ठीक है। तो आपको जो प्रोडक्ट है उसमें से पता चलना चाहिए रिएक्टेंट क्या होंगे। ये वाले इसमें सॉल्ट नहीं दिए तो रिएक्शन इतना नहीं होगा, ईथर हमें नहीं मिलेगा। सॉल्ट में से बनेगा, इस तरह Na है, यहाँ पे Br है, NaBr इजीली रिमूव होता है और ईथर बनता है, जिसको हम कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। ये विलियमसन सिंथेसिस जो लिखा है ना, तो वो यहाँ पे हमारा आंसर है। तो ये वीडियो में मैं इतने ही MCQs कराऊंगा।
वैसे ये चैप्टर में से बहुत सारे एमसीक्यूज पूछते हैं, तो जेईई नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर। लेकिन पास्ट ईयर क्वेश्चंस अगर मुझे इसके करवाने हैं तो आपको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड भी पहले पढ़ाना पड़ेगा। तो वो चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं ये अल्कोहल, फिनोल, ईथर और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों चैप्टर के एक साथ पास्ट ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपको वो ज्यादा समझ में आएंगे, क्योंकि दोनों चैप्टर के रिएक्शंस इंटर रिलेटेड है। सो दोनों चैप्टर करने के बाद आप पास्ट ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अभी ये चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में वर्कशीट रखा है, उसका प्रैक्टिस करो।